दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर स्टाम्प पेपर होता क्या है। स्टाम्प पेपर हर जगह लगता है। क्यों लगाया जाता है स्टाम्प पेपर? इसकी वैल्यू क्या है? इसके मायने क्या हैं? और कोई दस्तावेज अगर बिना स्टाम्प पर लिख दिया जाए क्या वो वैध है? इन सब बातों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि स्टाम्प के बारे में आपको सारी जानकारी हो सके। दोस्तों हर व्यक्ति को कभी ना कभी एक स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको स्टाम्प पेपर की कोई जरूरत ना पड़े और उसका वास्ता स्टाम्प पेपर से ना रहा। चाहे वो शपथ पत्र हो, चाहे वो सेल डीड हो, चाहे वो मुक्तारनामा हो, चाहे वो पावर ऑफ अटर्नी हो या कोई भी दस्तावेज हो, हर दस्तावेज के लिए हमको स्टाम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। अब यह बात आती है दोस्तों कि क्यों लगते हैं स्टाम्प पेपर। भाई स्टाम्प पेपर को हम क्यों लगाते हैं? हम सादा कागज में भी उसकी लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टाम्प पेपर जो होता है ये राजस्व विभाग के द्वारा, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जारी किया जाता है। स्टाम्प पेपर एक नोट की तरह कार्य करते हैं। हालांकि इसको नोट की तरह प्रचलन में नहीं लिया, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक करेंसी ही है हमारी। इसका केवल स्टाम्प जो पेपर है वो केवल एक वेंडर के यहां से मिलता है और वेंडर को स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस जारी करती है स्टाम्प बेचने के लिए। तो जो स्टाम्प पेपर है वो आपको हर जगह से नहीं मिलेगा। केवल जो ऑथराइज्ड वेंडर है सरकार के द्वारा, जिसको लाइसेंस दिया गया है, उसी के यहां से आप स्टाम्प खरीद सकते हैं दोस्तों। जिस व्यक्ति को, अच्छा, स्टाम्प पेपर की पोजीशन यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के हक में स्टाम्प पेपर जारी किया गया है, यानी जिस व्यक्ति के नाम से स्टाम्प पेपर जारी हुआ है वही व्यक्ति उस स्टाम्प पेपर का यूज कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लो कि घनश्याम नाम के किसी व्यक्ति ने कोई स्टाम्प अपने पर्पज के लिए खरीदा, तो उस स्टाम्प को केवल घनश्याम नाम का व्यक्ति ही यूज कर सकता है। कोई राधा किशन या रामकिशन नाम का आदमी उस स्टाम्प को यूज नहीं कर सकता। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बात आती है, स्टाम्प की कीमत क्या होती है। दोस्तों स्टाम्प की अलग अलग कीमत होती है। स्टाम्प पांच रुपए से लेकर कितनी भी कीमत का आप ले सकते हैं, वो स्टाम्प वेंडर के पास आपको उपलब्ध हो जाएगा। बड़े बड़े स्टाम्प भी आप हमको मिलते हैं और राजस्व टिकट भी एक स्टाम्प जो जो रसीदी टिकट जिसको बोल देते हैं, रेवेन्यू की जो टिकट होती है वो भी एक स्टाम्प का ही काम करती है और स्टाम्प ही होता है। उसकी भी हैसियत जो है इसी प्रकार होती है जैसे कि किसी स्टाम्प की हैसियत होती है। स्टाम्प पेपर को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया दोस्तों, भारतीय स्टाम्प एक्ट जिसको कहा जाता है। यह अधिनियम स्टाम्प से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। जब हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तांतरण करते हैं, उस हस्तांतरण में हमें स्टाम्प विभाग को, राजस्व विभाग को एक राशि अदा करनी होती है। भाई हमने कोई बेनामे से प्रॉपर्टी परचेज की, या हमने कोई एग्रीमेंट कराया, या हमने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी, तो जो हम ये लिखते हैं एक सरकारी जो पेपर होता है हमारा स्टाम्प, तो उसकी जो स्टाम्प पर लिखते हैं, तो जो स्टाम्प है वो एक तरह से सरकार का रेवेन्यू वसूल करने का अपना माध्यम है। तो जो भी स्टाम्प हम लगाते हैं वो स्टाम्प की जो पेमेंट करते हैं वो राजस्व विभाग में चला जाता है। यानी कि गवर्नमेंट हमसे उस दस्तावेज के एग्जीक्यूशन से के संबंध में हमसे राजस्व प्राप्त करती है। राजस्व विभाग को एक राशि अदा करनी होती है और वो स्टाम्प के माध्यम से अदा की जाती है दोस्तों। अब राजस्व क्या होता है? राजस्व वह होता है जिसकी वसूली सरकार हमसे करती है। राजस्व जो है प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। एक व्यवस्था है जिसमें राजा द्वारा जनता से कुछ राशि वसूल की जाती थी। उसी तरह से आज भी सरकार के द्वारा किसी दस्तावेज के निष्पादन पर हमसे राशि वसूल की जाती है। जब कोई भी व्यक्ति आपस में किसी प्रकार का कोई लेन देन करते हैं
तो उसमें सरकार का भी एक हिस्सा होता है और उसमें जो लेन देन में सरकार एक राजस्व हमसे वसूल करती है और वो स्टाम्प के माध्यम से हमसे वसूल करती है। दोस्तों, अगर किसी अचल संपत्ति को हम खरीदते हैं तो उससे संबंधित कोई भी हस्तांतरण हमें करते हैं तो हमें सरकार को कोई ना कोई धनराशि अदा करनी होती है, जो स्टाम्प के माध्यम से ही अदा करनी होती है। अब उदाहरण के लिए मान लें कि संपत्ति को जब खरीदा जाता है तब उसकी रजिस्ट्री हम कराते हैं, तो ऐसी रजिस्ट्री के लिए एक निर्धारित राशि में स्टाम्प की आवश्यकता होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा नियत की जाती है कि किसी कीमत पर कितने परसेंट स्टाम्प लगेगा। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया, मान लो आपको सेल डीड एग्जीक्यूट करनी है और गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी की, उसकी मार्केट वैल्यू का 10% स्टाम्प दिया जाएगा। अब उदाहरण के लिए मान लो कि आपने 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 10% आपको स्टाम्प देना, यानी 10% वो गवर्नमेंट का राजस्व है, तो उसमें 10% यानी 10,000 रुपए का स्टाम्प आपको लगाना ही होगा। वो गवर्नमेंट के खाते में जाया एक राजस्व की भांति। दोस्तों, अब संपत्ति को रजिस्टर्ड कराना होगा। इसे रजिस्टर्ड करने के लिए एक सेल डीड तैयार करनी होगी और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि कितने के रुपए के स्टाम्प पर कौन सा दस्तावेज लिखा जाएगा। संपत्ति की एक कीमत लगाई जाती है जैसा मैंने आपको बताया, और उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट उसका रेट निर्धारित करती है उसी हिसाब से हम उस पर स्टाम्प लगाते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो, हस्तांतरण हो, विक्रय विलेख हो, पट्टा हो, किरायानामा हो, वसीयत हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो या एफिडेविट हो या कोई अंडरटेकिंग हो, जो किसी भी विभागीय कार्यालय में दिया जाता है, कोई दान पत्र भी हो सकता है, किसी कंपनी से संबंधित उसके संविधान हो, और या ऐसी कोई भी चीज हो, उसमें स्टाम्प लगाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों, अगर हमने स्टाम्प नहीं लगाया तो उस पेपर की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो यह बता दूं कि स्टाम्प कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लगाता कि मनमाने तरीके से स्टाम्प लगा दिया, बल्कि रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम है हमारा, जितने रुपए के स्टाम्प लगाने होते हैं उसके बारे में वो बताता है और उसी के हिसाब से हमको किसी भी दस्तावेज पर अपना स्टाम्प लगाना होता है और या स्टाम्प के माध्यम से राजस्व जो है सरकार को देना होता है। अगर स्टाम्प पेपर पर कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया है या कोई दस्तावेज लिखा तो गया है, लेकिन जो कानून में जितना स्टाम्प उसमें लगना चाहिए उतना स्टाम्प हमने अगर नहीं लगाया है, तो उस पेपर को, दस्तावेज को वैध नहीं माना जा सकता। वो दस्तावेज तभी वैध होगा जब उस पर प्रॉपर जो सरकार के द्वारा निर्देशित है या एक्ट के द्वारा निर्देशित है उतना ही स्टाम्प लगेगा, तभी उस दस्तावेज की वैलिडिटी वैध मानी जाएगी, अन्यथा वो दस्तावेज वैध नहीं होगा। दूसरा अब आता है कि भाई स्टाम्प हम खरीदे कहां से, तो स्टाम्प खरीदने का लाइसेंस सीधा सीधा गवर्नमेंट लाइसेंस जारी करती है स्टाम्प वेंडरों को, वहीं से हम आपको स्टाम्प हम खरीद सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी क्या आता है, लोग क्या करते हैं, करे सब पुरानी डेट का स्टाम्प ले लें, उसमें कोई लिखा पढ़ी कर लेंगे। तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। स्टाम्प जिस दिन खरीदा जाता है उस दिन से ना तो पहले की डेट का मिल सकता और ना बाद की डेट का मिल सकता, क्योंकि उसकी एंट्री होती है रजिस्टर में स्टाम्प वेंडर के में। अगर कोई व्यक्ति पुरानी डेट का स्टाम्प खरीदकर उस पर कोई दस्तावेज रचना करता है तो कूट रचना मानी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई स्टाम्प वेंडर बैक डेट का कोई स्टाम्प बेचता है तब भी वो अपराध का दोषी होगा। दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि पुरानी दिनांक का जो स्टाम्प है, अब ये कभी कभी ये आता है कि भाई स्टाम्प की म्याद कितनी होती है, तो स्टाम्प एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी स्टाम्प इतने दिन तक वैलिड रहेगा। मात्र इतना प्रोविजन उसमें दिया गया है कि स्टाम्प अगर आपके यूज नहीं आया है तो विद इन 6 मंथ आप उसको लौटा सकते हैं स्टाम्प। ऐसी स्थिति में स्टाम्प फटना नहीं चाहिए, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और वो जो है गल नहीं गया हो, सड़ नहीं गया हो,
भद्दा नहीं हो गया हो, गंदा नहीं हो गया हो, तब आप उस स्टाम्प को लौटा सकते हैं दोस्तों। कभी कभी लोग अपने हस्तांतरण को वैध बनाने के उद्देश्य से जो करते हैं, पुरानी दिनांक का कोई स्टाम्प खरीद लेते हैं, जबकि ये सीधे सीधे कूट रचना की श्रेणी में आता है, जैसे दोस्तों मैंने बताया। और ऐसी कूट रचना के लिए आपको आजीवन कारावास का दंड हो सकता है। इसलिए कभी भी पुरानी दिनांक का स्टाम्प न खरीदें और किसी स्टाम्प वेंडर को कोई भी पुरानी दिनांक का स्टाम्प भी नहीं बेचना चाहिए दोस्तों। अब कोई व्यक्ति अगर नकली स्टाम्प बनाता है, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं आज के समय पर। अगर कोई व्यक्ति नकली स्टाम्प बनाता है तो सरकार द्वारा बनाए जाने वाले स्टाम्प को भी नकल बनाना एक प्रकार का जो है किसी नोट की नकल बनाने के बराबर है। और इसके लिए भारतीय दंड संहिता जो थी पुरानी, धारा 255, और अब जो नई संहिता है BNS, भारतीय न्याय संहिता, इसमें धारा 278 के प्रावधान किए गए हैं, जहां नकली स्टाम्प बनाने का जो दंड का उल्लेख किया गया है, यह संगीन जुर्म है। और जहां व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसे आजीवन कारावास तक के लिए दंडित किया जा सकता है। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो स्टाम्प है, ये भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला स्टाम्प जो होता है न्यायिक, जुडिशियली स्टाम्प। जुडिशियली स्टाम्प का जो यूज होता है मात्र कोर्ट के अंदर होता है। जैसे कोर्ट फीस वगैरह अगर कोर्ट में लगाई जाती है तो जुडिशियल स्टाम्प का यूज आप होगा। अन्य दस्तावेजों में आप जुडिशियल स्टाम्प का यूज नहीं कर सकते दोस्तों। तो कोर्ट फीस के पर्पज से जो स्टाम्प लगता है कोर्ट में, उसको क्या बोलते हैं? न्यायिक स्टाम्प, यानी जुडिशियल स्टाम्प। दूसरा होता है गैर न्यायिक, नॉन जुडिशियल स्टाम्प। ज्यादातर जो प्रयोग में आते हैं वो गैर न्यायिक स्टाम्प ही आते हैं दोस्तों। गैर न्यायिक स्टाम्प एक ऐसा स्टाम्प होता है जिस पर स्पष्ट रूप से यह लिखा होता है कि गैर न्यायिक, नॉन जुडिशियल स्टाम्प। इस स्टाम्प को किसी भी कोर्ट फीस में, अदालत में यूज नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसे हस्तांतरण के उद्देश्य से लेख, बैनामा, अनुबंध पत्र, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, गिफ्ट डीड, एफिडेविट, एग्रीमेंट, अंडरटेकिंग आदि प्रयोजनों के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। किसी न्यायालय में इसको कोर्ट फीस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आमतौर पर लोगों को गैर न्यायिक स्टाम्प की आवश्यकता होती है दोस्तों। हमेशा सावधान रहें, सजग रहें। पुराना स्टाम्प किसी से ना खरीदें, उस पर कोई लिखा पढ़ी ना करें, कोई फर्जी स्टाम्प ना खरीदें, अन्यथा आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर स्टाम्प किसी दस्तावेज पर नहीं लगाएंगे, आपका दस्तावेज अवैध हो जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा, कब बैनामा कर देते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट कर देते हैं और वो कभी स्टाम्प में फंस जाती है, भाई स्टाम्प कब लगाया है। इट मीन्स वो दस्तावेज तब तक अवैध है जब तक उस पर पर्याप्त स्टाम्प नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों, हमेशा जितना एक्ट के तहत जो प्रोविजन किया गया है उतना ही स्टाम्प आप किसी में लगाएं। गवर्नमेंट के द्वारा जितना परसेंट आपसे स्टाम्प मांगा गया है, पूरा उतने परसेंट ही स्टाम्प दें। कभी ये ना सोचे कि अरे ये काम चल जाएगा, काम नहीं चलता, उसकी चेकिंग होती है और वो मामला आपका दस्तावेज कम स्टाम्प में फंस जाता है। अगर कोई दस्तावेज ऐसा है जो आपके पास है, सपोज करो आप पार्टनरशिप डीड आप बना रहे हैं, पार्टनरशिप डीड का अलग अलग जो है स्टाम्प ड्यूटी है अलग अलग स्टेटों में। हमारे यहाँ जैसे 750 रुपीज का है, अगर उससे कम का हम स्टाम्प उसमें लगाएंगे स्टाम्प ड्यूटी, तो हमारी वो पार्टनरशिप डीड अवैध हो जाएगी। एफिडेविट के लिए कम से कम 10 रुपए का स्टाम्प चाहिए, अगर उससे कम का लगाएंगे तो अवैध हो जाएगा। बैनामा में जो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर देखो तो मार्केट वैल्यू का 7% स्टाम्प मांगती है, जो है अगर नहीं लगाएंगे तो वो हमारा दस्तावेज अवैध हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।